इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस 800 रुपए के बजाय 1600 रुपए तक आपको छूट मिलेगी। यतेंद्र खेमका, आप क्योंकि सीए हैं, एक ब्रॉड पिक्चर, मैं एग्जैक्ट फिगर्स अभी आपसे नहीं मांग रहा हूं, यह भी कहना शायद गलत होगा कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं मिला, मिला तो है पर उसमें मेरे ऊपर ओनस आ गया है कि पैसे थोड़े से ना अपने बचाकर रखना, अगर बचा पाओ तो आपको यह रियायत मिल जाएगी। सुधीर जी, अगर मुझे लगता है कि 4.5 लाख तक की जिसकी आमदनी है तो उसको करीब करीब अगर वो 2 लाख बचत करता है तो वो किसी टैक्स नेट के स्लैब में नहीं आएगा। लेकिन 4.5 लाख वाला 2 लाख कैसे बचाएगा? 2 लाख कैसे बचाएगा? और आपने सर्विस टैक्स का बोझ सब जगह बढ़ा दिया है, चाहे उसका टेलीफोन का बिल है, चाहे उसका हेल्थ केयर का है, चाहे दूसरी चीजें है, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी है, सब पे सर्विस टैक्स बढ़ रहा है। तो 2-2.5 लाख रुपए में अपना घर का खर्चा इतनी महंगाई के समय में कैसे चलाएगा? ये बड़ा एक क्वेश्चन है। हम लोक लुभावन तो चीजें हमने करी है, लेकिन नहीं, इसमें एक मंशा भी हो सकती है। देखिए, हमें ऐसे ही नकार ना दें इस बात को। भारत पारंपरिक तौर पर वी आर अ नेशन ऑफ सेवर्स, हम बचत करने वाला देश हैं। और अगर आपका ग्रॉस जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो बढ़ जाती है तो सरकार के पास निवेश करने के लिए, पैसे निवेश करने के लिए, सार्वजनिक निवेश करने के लिए M3 जो मॉनेटरी सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है क्या? नहीं, देखिए उसमें लॉन्ग टर्म गोल है क्योंकि उससे पहले इन्होंने 6% 6 साल से 8 साल पीएफ का जो पैसा विड्रॉ करने की सीलिंग लगाई है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो पैसा सेविंग का आए वो उनके पास लॉन्ग टर्म के लिए बचे, जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में खर्च कर सकें। लेकिन खाली वो इन्वेस्टमेंट के लिए है या हमारे के खाली फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए? अनुराधा कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ। आपने कहा सेविंग्स की, लेकिन हम सेविंग्स की इकोनॉमी की तरफ तो ये बजट बिल्कुल नहीं है। ये बजट जो है ये सेविंग्स की इकोनॉमी की तरफ नहीं है। ये सेविंग्स की इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर रहा है। जब आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो आप सेविंग्स इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं। आप ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं जहां की जो ज्यादा खर्च करते हैं। और ट्रेडिशनली ये रहा है, और आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा देश जो यंग है, जबकि आपके 52% लोग आपके 30 साल से 26 साल के नीचे हैं, तो फिर वो सेविंग्स की इकोनॉमी कहाँ आएगी? आज तो ग्रेजुएट हुए नहीं कि उसको गाड़ी चाहिए, उसको मकान चाहिए, तो वो तो नहीं। पर हम आम आदमी की जो बात कर रहे हैं ना कि इनकम टैक्स में कोई बचत नहीं, अगर आप कुछ पैसा अपना बचाकर पेंशन फंड में निवेश कर दें या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप वो भरने लग जाएं तो कुछ पैसे तो बचेंगे, कुछ पैसे बचेंगे। अब वो नुक्ताचीनी और वो उसमें नहीं, सही बात है। लेकिन अगर ये इतनी सारी इफ्स एंड बट्स नहीं डालते और स्ट्रेट वे कुछ कट करते, सबके लिए कट करते अक्रॉस द बोर्ड, तो मुझे लगता है वो ज्यादा गुगली भी है ना इसमें। बचत तो हो रही है, चलिए मान लिया बचत हो जाएगी, आप पेंशन फंड में भी डाल दीजिए, कहीं से अपना बचाइए, अपना पेट काटिए, अपनी जेब संभाले रखिए, हो गया, चलिए वहां पैसे बच गए। पर दरअसल अनुराग, ये जो सर्विस टैक्स है ना 12.36% से जो 14% जाएगा, ये 2-4 हजार रुपए आ भी गए मान लीजिए। वो सीए हैं, सीए इनसे अब मैं पूछने लगूंगा, ये कहीं पहले अपना डिमांड ड्राफ्ट ना दे दें यहाँ पे कि इतने पैसे दो तब बताऊंगा। वो वहां पर सारा सिर्फ नेगेट ही नहीं हो जाएगा, बैलेंस आउट नहीं हो जाएगा, मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, एक मिडिल क्लास को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सर्विस टैक्स महंगा होने के चलते, बढ़ने के चलते हर चीज महंगी हो जाएगी। आप खाना खाने जाइए, आप ट्रैवल कीजिए, रेल से कीजिए, बस से कीजिए, एयरप्लेन से कीजिए, कुछ भी करिए, आप किसी जिम में जाइए, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए, हर जगह सर्विस टैक्स लगेगा और 2.25% ज्यादा। नहीं, ये तो डेफिनेटली इसका इशू है। जो मैं टैक्स रैशनलाइजेशन की बात कर रहा था, जो ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में भी बात करते थे, अगर आपको ध्यान है काफी डिस्कशन चला था सिंपल ट्रांजैक्शन टैक्स का, और उस वक्त बीजेपी पावर में नहीं तो उन्होंने कहा था वंस वी कम टू पावर और वो तमाम बातें सारे टैक्स हट जाएंगे, सारे टैक्स हट जाएंगे, एक सिंगल रहेगा, जो कुछ एडवांस कंट्रीज में भी। मेरा ये ना मुझे लगता है सीए लॉबी की कोई खुराफात है, इनका काम कैसे चलेगा अगर सब कुछ सरल हो गया, इनके पास जाना ही पड़ेगा। बाकी सर इसमें एक चीज और है, ये जो टैक्स आप कह रहे हैं ना कॉर्पोरेट्स का घटा है, दूसरी तरफ सर्विस टैक्स में कॉर्पोरेट भी इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि सर्विस बिजनेस भी एक कॉर्पोरेट के अंडर आता है। वो तो हमारे ऊपर पास ऑन कर देंगे। नहीं सर, वो सीधा पास ऑन करते हैं। वो है कॉर्पोरेट पे भी इधर से थोड़ा कम करके वहां बढ़ा दिया, तो जो सर्विस बिजनेस में कॉर्पोरेट्स हैं B2B ट्रांजैक्शंस के अंदर, उनके लिए डेफिनेटली वहां पे डेंट है। लेकिन ये एस्पेक्ट सर मेरा तो ये था, पहला संकेत तो मुझे ये मिलेगा ना अनुराग
कि वित्त मंत्री कॉरपोरेट जगत पर तो बड़े मेहरबान हो गए, 30 से घटाकर 25% कर दिया है, 4 साल की चाहे टाइमलाइन हो। आम आदमी पर उतनी मेहरबानी नहीं दिखाई। सर मैं उसमें थोड़ा मेरा एक डिसएग्रीमेंट यही है जो करिए ना। नहीं उसमें मेरा ये है, जो आम आदमी है उसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, उसके लिए बहुत कुछ है इसमें। मैं बार बार आपको बोलूंगा, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट, डिलीवरी इज द मेन इशू। इस बजट में भी बहुत कुछ प्रावधान है, और जो आम आदमी, जिसमें मैं अपने को रखता हूं, अगर मिडिल सेगमेंट में ले, अगर ये जो इतने सारे करप्शन के इश्यूज होते हैं, ये अगर टाइमली कुछ हो जाए, ये करप्शन होगी नहीं ना, आज की डेट में डेटरेंट नहीं है। डेटरेंट ना होने की वजह से मैं मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन मेरे पास आता कुछ नहीं है। आप मान लीजिए मैं अभी आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे देता, आपको 2 लाख रुपए और बढ़ जाते, उसके बाद मुझे वहां पे देना, मैं पहले बीमार पड़ूं और फिर मैं हॉस्पिटल जाऊं, मैं बीमारी क्यों पड़ूं, ठीक है ना, मैं ग्रीस क्यों करूं, ऐसा सिस्टम हो जाए। उसमें मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा मोदी साहब की गवर्नमेंट को भी। ई-बिस का इन्होंने नाम लिया था, क्योंकि मैं करंटली खुद इन्वॉल्व हूं इस इंप्लीमेंटेशन में। ये इनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, चाहे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, कि सारा पेपर वर्क खत्म कर दिया जाए जो हो रहा है, मतलब टू बी वेरी फेयर। दूसरी चीज, ई-बिस के अंदर इसमें भी इन्होंने मेंशन किया है, काफी सर्विस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं ताकि खिड़की कल्चर खत्म हो। आप खुश इसलिए भी हैं क्या ई-बिस से, क्योंकि अब आप जुड़ गए हैं? कल तक खबरें हैं, ये थोड़ी सर्कुलेट कर रही थी कि ई-बिस पर टैक्स की मार पड़ सकती है, वो नहीं पड़ी। मेरा तो सर ये है, क्योंकि मैं काफी मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, ग्रेप वाइन में ये था कि ये अच्छी बात है, हाँ, वो उस पर ज्यादा टैक्स लग जाएगा। लेकिन सर ई-बिज इज सिंपल, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। मान लीजिए मुझे हिंदुस्तान में काम शुरू करना है, पहले था आप यहां जाइए वहां जाइए, ये क्लियर। अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, उस पर जाइए, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके बाद वो आपको एक थ्रो करेगा कि आपको ये क्लियरेंस करानी है, वैट कराना है, जीएसटी कराना है, आपने अपना सीएसटी कराना है, आपने अपना पैन कार्ड, और उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं। ये इनिशिएटिव अगर थोड़ा और बढ़ जाए और इसको थोड़ा और इसको प्रोपोगेट कर दें वो तो, और दूसरा जो सांसद थोड़ा इसको परकुलेट करे कि हाँ ग्राम में ये आपके लिए स्कीम आई है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इंप्लीमेंट करें। एक मोदी साहब ने और बात कही है कि वो पंचायत लेवल पे जितने भी डीसी ऑफिस हैं इनको लिंकअप कर रहे हैं। ये चंद्रबाबू नायडू जो हैं हैदराबाद में, इन्होंने बहुत अच्छा एक मॉडल पहले किया था, काफी खुशी की बात है दोबारा पावर में आए हैं। अगर इस तरीके का डिजिटाइजेशन को रियली प्रैक्टिकल लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए, और सर बार बार मैं कहूंगा जुडिशरी, आप बार बार सुनते होंगे पॉलिटिशियंस कहते होंगे द लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स, जो कभी लेती नहीं है। आज डर नहीं है, इसलिए लोग करप्शन करते हैं और आप मेरे पास पैसा पहुंचता नहीं है, जबकि गवर्नमेंट प्रोविजन करती है उसका। बिल्कुल, हमने कॉर्पोरेट इंडिया की बात की, शहरी भारत की बात की, ग्रामीण भारत की हमने बात की है। अब मैं कुछ तबकों पर खास तवज्जो देना चाहूंगा। अनुराधा, आपके साथ शुरू करूंगा। महिलाएं 50% जिनकी पार्टनरशिप होनी चाहिए। बजट में आपको कुछ अलग दिखा है, कुछ प्रोविजंस किए गए हैं महिलाओं के लिए, नो डाउट, लेकिन ये तो हमेशा किए जाते हैं। देखिए, वो तो मतलब महिलाओं को एक सेगमेंट की तरह से ट्रीट कर दिया गया, थोड़े बहुत प्रोविजंस कर दिए गए, लेकिन महिलाओं को अगर आप कहते हैं कि वो आधी आबादी है आपकी, तो उनके हाथ में ऐसी कोई चीज दी नहीं गई है जिससे कि वो आधी आबादी होने का दे शुड फील प्राउड कि हम आधी आबादी है। एक दूसरी चीज कि इस बजट में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर, मैं तो ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रही थी कि महिलाओं को और खास करके एजुकेशन से जोड़ करके कुछ ज्यादा प्रोविजनिंग होगी महिलाओं के एजुकेशन की। ठीक है, निर्भया फंड में आपने 1000 करोड़ और डाल दिया, लेकिन वो 1000 करोड़ किस, मैं इसे सिंपलिज्म मानता हूं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रोक, बट बेसिक जो मूलभूत चीज है ना कि क्या आप लड़कियों को पढ़ने के लिए और क्या उनको आप दे रहे हैं, उनको आप किस तरीके से सोसाइटी में और भागीदारी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये चीजों पर कुछ, मैंने आपको कहा ना कि विजनरी बजट नहीं मैं मानती हूँ। इट इज नॉट थॉट ऑफ कि इंडिया 5 साल के बाद किस तरीके से आगे जाएगा। जैसे काले धन पर ही कड़ी बातें कही गई, 10 साल की सजा दी गई है, लेकिन काला धन की उगाही के लिए ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। उगाही कहां से, वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएगा, ये राह मुझे नहीं दिखी। तीनों आप सर दिला रहे हैं। बिल्कुल, कोई इतना काला धन देश में है, उसको आप कैसे मेन स्ट्रीम में ला करके उसको आपको अल्टीमेटली धन तो चाहिए, चाहे वो तो उसको आप कैसे उसको प्रोडक्टिविटी के साथ, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कलर ऑफ द मनी, अगर वो देश के हित में लग रहा है तो। अगर देश के हित में लग रहा है, अगर गांव में सड़कें बन रही तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर गांव में लड़कियां उस धन से पढ़ रही हैं तो आई एम हैप्पी। अगर किसानों के लिए उससे कुछ फायदा हो रहा है तो आई एम हैप्पी, क्योंकि जो छुपा घरों में छुपा हुआ है, रखा हुआ है, वो अगर बाहर आ रहा है, आप उस पर टैक्स लीजिए, बिल्कुल लीजिए, पर सड़कें बनवा दीजिए। तो वो जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, उसमें
कहीं ना कहीं कमी है। और इसमें खेमका साहब एक और चीज बताइए अब कि वेल्थ टैक्स मैंने हटा दिया, उसमें उतनी उगाही नहीं हो पाती जितना हमारा दम लग जाता है, जितनी व्यवस्था जितना प्रबंधन हमें करना पड़ता है। 1 करोड़ से ऊपर वालों पर 2% सरचार्ज लग जाएगा। हम इन चीजों से आगे कब बढ़ेंगे? 1 करोड़ की इनकम डिस्क्लोज करने वाले इस देश में कितने हैं? मैं तो ये कह रहा हूं टैक्स नेट में कितने लोग हैं इस देश में? 4 करोड़ लोग इस पूरे 125 करोड़ के देश में 4 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। और उसमें भी देखें तो जो उगाही है टोटल टैक्स की, हाँ। वो 150-200 कंपनियों से सबसे ज्यादा है। हाँ। ठीक है, 45,000 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स रिटर्न भरते हैं, और बाकी लोग को तो हम ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। तो हमने ऐसा क्या किया इस बजट में कि ये टैक्स नेट 4 करोड़ से बढ़कर या 40 करोड़ तक पहुंचे, या हमने उनके हाथ में पैसा पहुंचाने की कोशिश भी की है क्या? इसका मतलब है देश में सब लोग 3-2.5 लाख से नीचे आमदनी कमा रहे हैं। इसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन तो प्रैक्टिकली वैसे ही होने वाले हैं वो लोग। तो हम किस स्टेटिक्स की बात कर रहे हैं? हमने कोई चर्चा नहीं की कि गरीबी जो हमारी 30% है या 40% है या 35% है, उसको 5% घटा के अगले साल तक हम 25% लेके आने वाले हैं। हम क्यों नहीं चर्चा करते? स्टेटिक हम सर्टेन क्यों नहीं होते चीजों पे? हम ऐसी पॉलिसीज कौन सी ड्रॉ नहीं करते कि हम इस देश में गरीबी इस तरह से फेज मैनर में हटाएंगे? जैसे इन्होंने कहा 4 साल में 5% टैक्स घटाएंगे, तो आपको गरीबी 5 साल में हम इतने लेवल पे लेके आपने गरीबी का जो जिक्र कर दिया, और किसान तो आजकल गरीबी हो गए हैं। बहुत लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे मुगालते हैं, और किसान भी पूरी बात सच नहीं बताते हैं युद्धवीर, कि हर किसी को जमींदार मान लिया जाता है। हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात किया रही है, तो न जाने कितने करोड़ों अरबों के मालिक हैं। असल हालत यह है कि 2-2, 3-3 बीघे के वो लोग हैं। जमींदार उन्हें क्या किसान भी नहीं कहा जा सकता है। उनके पास कर्ज में वो डूबे हुए हैं। गन्ना अगर उगाते हैं तो उनको पैसे टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो उनके उन्मूलन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आपको रोड मैप दिखाया क्या आज? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी मैंने मेंशन किया, बजट में हम आशा और उम्मीद करते हैं। पलायन के लिए नहीं हम बजट को देखते हैं, हम सेटल होने के लिए बजट नहीं। आपकी आमदनी बढ़ने का कुछ जरिया दिखा इस बजट में? इस पूरे बजट को आप देखें कहीं भी कि किस तरह से हमारे रिसोर्सेज जनरेट होंगे, किस तरह से आमदनी बढ़ेगी हमारी, उस पे काम होना चाहिए था, उस पे सोचना चाहिए था। कोई उसमें विजन कहीं निकल के नहीं आया कि गांव का नवयुवक जो है वो गांव में किस तरह से सरवाइव करे, उसका प्लान कैसे रुके। आज आप बिल्कुल उस पे फोकस नहीं है। आप मूलभूत सुविधाओं के नाम पे गांव जीरो है। सड़कें नहीं गांव में, बिजली नहीं गांव में, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं गांव में। नहीं, पर कह रही है ना सरकार 5 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4-4 हजार मेगावाट के लगेंगे। वो तो लगेंगे क्योंकि इंडस्ट्री आ रही है ना, और इंडस्ट्री के लिए कॉरिडोर बन रहा है, उनके लिए बिजली चाहिए। उनके प्रबंध की चिंता है, इसलिए मेगावाट वो किसान के लिए नहीं लग रहे हैं। वो जो मेगावाट पहले भी लगे हैं इस देश में, वहाँ किसान तो उसकी जमीन जरूर वो पावर प्रोजेक्ट के लिए ले ली जाती है, छीन ली जाती है उससे। बिजली वहां नहीं दी जाती है उस क्षेत्र में। वो तो सारा इंडस्ट्री के लिए सब हो रहा है, वो सारा प्रबंध अच्छा होता, टोटल फोकस होता कि किस तरह से गांव को मजबूत किया जाए, किस तरह से उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, किस तरह से गांव के नौजवान को। तो ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तमाम योजनाएं बनाई जा रही है ना। आप इनको बिल्कुल पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। उन योजनाओं को देखने के लिए चल दो, वो तो पहले से हैं इस देश में, कागजों में हर बजट में आती हैं वो योजनाएं। उनको देख देख के तो हम जो है तंग आ गए हैं और उनसे सीख गए उन योजनाओं से। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है ये, ना कहीं होता है। आप किसी गांव की सड़क पे निकल जाएं, आप दिल्ली के बहुत ही नजदीक जाके यमुना क्रॉस करके चले जाएं और देख लें ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना की कहां से। दिल्ली में बैठे हुए तो लोग ये सोचते हैं ना कि दिल्ली के आसपास सब गांव में हर किसान के पास एक मर्सिडीज, एक BMW, एक पोर्शे खड़ी हुई है। एक ये विडंबना बन गई है। एनसीआर रीजन में जो कुछ किसान थे और जिन जमीन चली गई और काम धंधा जानते नहीं थे सिवाय गाड़ी खरीदने के, तो ये हो गया कि सारा किसान जो है गाड़ी खरीदने और शराब पीने के अलावा गाड़ी खरीदता है, शराब पीता। ये नहीं पता कि एनसीआर में किसान तो जो है इस देश में बसता है, जो बॉर्डर तक चारों तरफ देश में फैला हुआ है, जो 1-1, 2-2 बीघे जमीन के माध्यम से अपना गुजर बसर करता।
कई दफे सवाल आता, मैंने कहा काश हम पे भी टैक्स लगे, इस काबिल कर दे ये देश। कहाँ लगवाने दोगे आप अपने आप पे? हम तो पे ये टैक्स असल लगे। बड़े किसान है ना, जो सारे नेता बने हुए लेकिन हैं, बड़ी वो टैक्स देते नहीं है। बड़ा चालाकी से एक उसको कहा जाता, देखो एग्रीकल्चर टैक्स फ्री। नहीं, आप उन्हीं को तो नेता बना देते हो ना, जो असल जमींदार हैं उनको आप नेता मान लेते हो, वो टैक्स नहीं लगने देते। तो वो बेसिक मुफ्त की बिजली के नाम पर आपको बिजली नहीं देंगे, उनके खेतों में बिजली आती है, गलती आपकी भी है। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी का है, बहुत ही बुरी पोजीशन में है। लेकिन संदीप, करना ये होगा कि बेसिक चीजों पर जाकर के आपको क्रिएटिव रीजिंग करना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर को एक नए तरीके से देखना और समझ